डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और पैरेलल में हम परसेंटेज की भी सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज की वीडियो आपको मिलेगी कल। आज हम डीसी जनरेटर में शंट जनरेटर डिस्कस करने वाले हैं। तो डीसी जनरेटर का मैंने क्लासिफिकेशन था, तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, एक तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, शंट, सीरीज़ और कंपाउंड। तो उसमें हम पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं शंट जनरेटर। शंट जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, शंट जनरेटर। तो जिसने भी लास्ट वाली क्लास ना देखी हो तो लास्ट वाली क्लास देख लेना, ओके। तो आज शंट जनरेटर हमारा टॉपिक है। शंट जनरेटर होता क्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शंट जनरेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज पे हम इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग कौन से जनरेटर का यूज करते हैं। तो हम क्या बताएंगे, डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग किस में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर ड्रॉ करने से हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें इसमें इसका फिगर होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग, जो कि पतले तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पतले तार की। पतला तार वो भी किसका होगा, कॉपर का, ठीक है। पतला तार होगा वो भी किसका, कॉपर का, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसमें होता क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, मतलब संख्या ज़्यादा होती है, चक्रों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये पतले तार की बनी होती है। और किस मटेरियल की बनी होती है, ये कॉपर की बनी होती है, ठीक है, कॉपर की बनी होती है। तो सबसे पहले ये तो हमारी फील्ड वाइंडिंग हुई। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग को भी कनेक्ट करते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। कैसे, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हम किसको कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, ब्रशेस, ये क्या है, ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस और कम्यूटेटर के मध्य कैसा कांटेक्ट होना चाहिए, स्लाइडिंग कांटेक्ट होना चाहिए। कैसा कांटेक्ट होना चाहिए, स्लाइडिंग कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये तो हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये वाली वाइंडिंग क्या करती है, रोटेट करती है। ये वाली वाइंडिंग रोटेट करती है और ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है तो हमें कहीं ना कहीं लोड भी चाहिए होगा। तो लोड भी हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। लोड भी इसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा डायग्राम किसका बन गया, डीसी शंट जनरेटर का डायग्राम बन गया। तो डीसी शंट जनरेटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम समझ लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। इसका क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो उसको हमने बोला आरए। क्या बोला, आरए। इस आर्मेचर को हम रोटेट कराएंगे कैसे, मैकेनिकल इनपुट देके। कैसा, मैकेनिकल इनपुट देके। भाई जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देके इसको रोटेट कराएंगे। जनरेटर को हम लोग हाथ से तो रोटेट कराते हैं, मैकेनिकल इनपुट देके ही तो रोटेट कराते हैं। तो वही चीज़ है, मैकेनिकल इनपुट देके इसको रोटेट कराएंगे तो इसमें एक करंट डेवलप होगा। इसमें क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, ठीक है। करंट डेवलप होगा, वो करंट कौन सा होगा, आई ए हमने क्यों लिया, क्योंकि ये आर्मेचर है ना। तो आई का मतलब है करंट और ए का मतलब है आर्मेचर, ठीक है। तो आई ए का मतलब क्या हो गया, आई ए का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड से, आई ए बराबर आर्मेचर करंट, ठीक है। आई ए बराबर आर्मेचर करंट और आर ए बराबर क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये करंट यहाँ से चला तो यहाँ तक ये करंट आया, कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। अब इस पॉइंट पे आने के बाद इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये मिल रहा है और एक रास्ता ये मिल रहा है। मतलब ये वाला करंट दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक लोड लगा है आर एल, लोड कौन सा लगा है, आर एल। तो क्या है, ये जो करंट है
ये डिवाइड होगा अपने दो भागों में। तो जो यहाँ आएगा वो बोलेंगे हम क्या, ISH। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये शंट करंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये शंट करंट है। SH का मतलब होता है शंट और I का मतलब होता है करंट। तो यहाँ भी लिख लीजिए ISH बराबर ISH बराबर शंट करंट। कौन सा करंट, शंट करंट, ठीक है, शंट करंट। ओके, ISH हो गया, ठीक है। और ये इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस होगा RSH। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, RSH, ठीक है। अब क्या है, जब इसमें करंट डेवलप होगा तो ये वाला करंट यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो जो यहाँ करंट जाएगा उसको बोलेंगे हम IL। क्यों, क्योंकि लोड के लिए है। तो ये IL करंट कौन सा करंट हो जाएगा, लोड करंट। कौन सा करंट, लोड करंट, जो कि लोड पे जाएगा। ओके, जो कि किस पे जाएगा, लोड पे जाएगा, लोड करंट हो गया। अब जब लोड करंट हो गया, अब हमने क्या किया जब इसमें क्या हुआ कि जैसे इसकी इस बाइंडिंग में क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो क्या होगा, एक फ्लक्स डेवलप होगा। और ये जो फ्लक्स डेवलप होगा, ये वाला फ्लक्स इस आर्मेचर को काटेगा। किसको काटेगा, इस आर्मेचर को काटेगा, ठीक है। और जब इस आर्मेचर को काटेगा इस आर्मेचर को काटेगा तो एक इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। उस वोल्टेज, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम EG। क्या बोलेंगे, EG। EG का मतलब होता है जनरेटेड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज। जो हम जनरेटर से वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, जनरेटेड वोल्टेज। तो लोड पे जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है। अब जो V यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कैसा होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होता है। मतलब अगर 10 वोल्ट यहाँ होगा तो 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो ये था आपका शंट जनरेटर, ठीक है, शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती हैं। तो आपको दिख रहा है ये है फील्ड वाइंडिंग, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। कैसे, पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब समांतर क्रम में कनेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें, इस बाइंडिंग में, ये जो फील्ड बाइंडिंग है, इसमें रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता होती है वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए। मतलब वोल्टेज बिल्डअप का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स होना चाहिए। भाई फ्लक्स नहीं होगा तो वोल्टेज आएगा ही नहीं, है ना। फ्लक्स नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यार अगर यहाँ फ्लक्स नहीं है तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में कंडक्टर होते हैं। आर्मेचर में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं छोटे छोटे। तो जो कंडक्टर को जब वो नहीं काटेगा तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज बिल्डअप के लिए रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो फील्ड वाइंडिंग में रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस की। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, RA। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा, जो इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका हम रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फिर इसमें से करंट ही नहीं आएगी, है ना। तो वो करंट को रोक लेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। इसलिए इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से हमेशा कम होगा। कितना, 1 ओम से हमेशा कम होगा। मतलब 0.1 ओम से लेके 1 ओम के बीच में होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है, ये वाली जो वाइंडिंग होती है वो पतले तार की बनी होती है और कॉपर की बनी होती है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये वाइंडिंग पतले तार की बनी होगी, कॉपर की बनी होगी और इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये होते हैं टर्न, ये देख रहे हो आप, ये चीज़, ये होते हैं टर्न, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जब ये टर्न पतले, ये जो टर्न्स होते हैं ये पतले तार की बनी होती है। कैसी, किसके तार की बनी होती है, पतले तार की बनी होती है। अब आप सोचिए कि पतले तार की बनी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल भी कम ही होगा, मतलब उसका एरिया भी कम ही होगा ना। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको। मान लिया ये एक पेन है, ये एक पेन है, अगर हम इसका एरिया निकालें, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इसका क्षेत्रफल कुछ होगा, लेकिन जो पेन की निप है जो पेन की, इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, इसका क्षेत्रफल कम होगा, है ना। तो इसका क्षेत्रफल अगर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
इसका क्षेत्रफल कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि एक फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं R बराबर रो एल अपॉन ए। अगर हम क्षेत्रफल को कम करते हैं रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर हम इसको कम करते हैं तो ये बढ़ेगा ना, तो वही चीज़ है। तो जब इसमें क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है जो कि पतले तार की बनी होती है, जो कि पतले तार की बनी होती है और कॉपर की बनी होती है, अगर इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है आर एस एच यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर एस एच बराबर शंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा होगा, मतलब और ये कितना ज़्यादा होगा, कम से कम ये होगा 50 ओम से लेके 300 ओम तक। देख सकते हैं आप लोग, शंट रेजिस्टेंस 50 ओम से लेके 300 ओम के बीच में होगा। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस फील्ड बाइंडिंग का शंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को रोकता है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसमें करंट कम होगा या नहीं होगा। तो इसलिए करंट का मान कैसा होता है, कम होता है। इसलिए करंट का मान कैसा होता है, कम होता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो कांस्टेंट होगा, मतलब स्थिर होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा, मतलब कि स्थिर होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, जब भाई करंट अगर कांस्टेंट है तो हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा ना भाई। फ्लक्स पे ही तो सारी चीज़ डिपेंड करती है, फ्लक्स पे ही तो सारी चीज़ डिपेंड करती है। जब हमारा करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कब कांस्टेंट होगा, या अगर नो लोड पे भी हमारा जनरेटर है, मान लिया अभी जनरेटर पे कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कुछ भी लोड नहीं है, तब भी हमारा फ्लक्स उतना ही रहेगा, तब भी करंट उतना ही रहेगा। और फुल लोड आ जाए तब भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। ठीक है, तब भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स बेटा एक मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है, मतलब मैग्नेट के फॉर्म में होती है। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब फ्लक्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो भैया वोल्टेज भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वोल्टेज भी कांस्टेंट ही होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शंट जनरेटर का यूज हम लोग कौन से वोल्टेज के लिए करते हैं, तो आपका आंसर होगा कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ इक्वेशन, देख लेते हैं ना, ईएमएफ इक्वेशन देख लेते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या है भाई, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो तो ईजी है ना, जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, देखिए यहाँ से फिगर में आप देख सकते हैं, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो क्या है, ईजी तो है। देखिए एक मिनट मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखिए जनरेटेड वोल्टेज क्या है, ईजी, जनरेटेड वोल्टेज है ईजी, और उसमें मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो रहा है, मतलब जो भी वोल्टेज और ये आई ए और आर ए, मतलब ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा ना कहीं, तो आई ए आर ए क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना, मतलब ये वोल्टेज खर्च हो जाएगा चलने में, है ना, इतना तो आई ए आर ए। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम ये इक्वेशन लिख कहाँ से रहे हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज जनरेट कितना हुआ भाई, वोल्टेज इतना जनरेट हुआ, माइनस आई ए आर ए, इस जनरेटेड में से आई ए आर ए को हमने माइनस कर दिया, माइनस बी सी डी का मतलब होता है ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। जो भी वोल्टेज ब्रश में जा रहा है, मतलब ब्रशेस में जा रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं बी सी टी। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने और भी डिटेल में समझाया है बी सी टी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं, मतलब 0 के करीब होती है, मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ से ये टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, V बराबर ई जी माइनस आई ए आर ए। क्यों, क्योंकि बी सी डी की वैल्यू हमने 0 मान ली। तो इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल हमने क्यों लिखा। तो एक चीज़ देखिए कि जब करंट यहाँ से चला,
ये दो भागों में डिवाइड हुआ, एक तो ISH और ये क्या है IL। ठीक है, जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ, तो टोटल करंट तो हमारा IA है। मान लिया 10 एम्पेयर की करंट यहाँ थी, 5 एम्पेयर यहाँ चलेगी, 5 एम्पेयर यहाँ चलेगी, तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये IA के बराबर ही तो होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, वही चीज़ हमने क्या लिखी है, यहाँ लिखी है। तो IA बराबर ISH प्लस IL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात बताओ, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ केसों में ऐसा हो जाता है कि सडनली हमने क्या किया कि एकदम से हमने अपने जनरेटर को लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड से हमने एकदम से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा कि तो उसका जब एकदम ही लोड से हम कनेक्ट कर देंगे जनरेटर को, तो क्या होगा कि वो करंट बहुत ज़्यादा लेने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो रेसिडुअल फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखो रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। अगर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है तो शंट जनरेटर वर्क नहीं करेगा। तो इसके पैरेलल में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जो कि शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें EMF वो फ्लक्स को डेवलप करता रहता है। ठीक है, फ्लक्स को पैदा करता रहता है इसके अंदर। ठीक है, और हमारा जनरेटर सही से वर्क करता रहता है। हालांकि ये आपके मतलब की इतनी चीज़ नहीं है, ये ITI लेवल में इतना डीप में नहीं जाता है। ITI लेवल में बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट रहती हैं शंट जनरेटर में, तो पैरेलली कनेक्ट रहती हैं। किसके काम में लेते हैं हम लोग, वोल्टेज बिल्डअप के काम में लेते हैं। ठीक है, बैटरी चार्जिंग के काम में लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पावर प्लांट्स में हम लोग काम में लेते हैं शंट जनरेटर का। ठीक है, छोटे पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में भी इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ISH बराबर B/RSH हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो V बराबर IR एक फार्मूला होता है, तो I बराबर V/R नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने उसी फार्मूले से ISH बराबर V/RSH लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप पूछिए कि सर वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पोल्स के ऊपर ही तो हमारी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। पोल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का तो होता है पोल, जो मैं बता चुका हूँ आपको। पिछले वाली अब वीडियो देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पोल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है पोल के ऊपर एक रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। मतलब पोल के ऊपर फ्लक्स होना चाहिए। भाई वाइंडिंग ऐसी तो लपेटते हैं हम लोग इसके ऊपर और सप्लाई देते हैं, तो इनमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो पोल के ऊपर क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगला पॉइंट क्या है, प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के। ठीक है, मतलब दोनों पैरेलली कनेक्ट होने चाहिए। एक अगर फील्ड वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट है तो आर्मेचर वाइंडिंग ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्रिटिकल से कम होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब होता है ज़्यादा। मतलब अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ज़्यादा कर दें तो क्या उस फील्ड वाइंडिंग में करंट आएगा। भाई अगर हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देते हैं उस फील्ड वाइंडिंग में, ये है आपकी क्या फील्ड वाइंडिंग, ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग, आप देख पा रहे होगे अच्छे से। वेट करना एक मिनट, ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। अगर मैं इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस है, इसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता हूँ, मतलब क्रिटिकली रेजिस्टेंस से ज़्यादा कर देता हूँ, ये RSH की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा कर देता हूँ ठीक है, मतलब क्रिटिकल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इस RSH से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो RSH जो शंट रेजिस्टेंस होता है हमारा, उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल से कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अगर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आप सोचने वाली बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो भाई फिर अपना करंट तो बिल्कुल ही कम होगा, है ना के बराबर करंट होगा और हमारा जनरेटर सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल से कम होना चाहिए हमेशा। क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या चीज़, शंट रेजिस्टेंस क्रिटिकल से कम होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रशेस और कम्यूटेटर के मध्य प्रॉपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होना चाहिए। मतलब ब्रशेस और कम्यूटेटर के मध्य प्रॉपर स्लाइडिंग
कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब ये मान लो कम्यूटेटर है, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा, ठीक है। और ये मेरे जो दो हाथ हैं, एक ये वाला, ये मैंने ऐसे पकड़ रखा है और यहाँ पे ही मैं पकड़ लेता हूँ, तो मान लिया जो बीच में घूम रहा है वो क्या है, कम्यूटेटर मान लिया, ठीक है। और जो मेरे दोनों हाथ हैं ये क्या है, आपके ब्रशेज़ हैं, ठीक है। तो उनके बीच कुछ ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब स्लाइडिंग कांटेक्ट, आराम से कम्यूटेटर हमारा रोटेट कर पाए, ठीक है। और एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर एयर होगी इन दोनों के बीच में, अगर एयर आ गई तो स्पार्किंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एयर नहीं होनी चाहिए इसके बीच में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जनरेटर की स्पीड क्रिटिकल से अधिक होनी चाहिए। भाई की स्पीड हमेशा कैसे होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्रिटिकल से अधिक होनी चाहिए। ओके, क्रिटिकली केस में रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इसलिए हमेशा क्रिटिकल से स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, क्रिटिकल से स्पीड, जनरेटर की स्पीड क्रिटिकल से अधिक होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। शंट जनरेटर को हमेशा नो लोड पर ऑपरेट किया जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंट जनरेटर को हमेशा किस लोड पे ऑपरेट करना चाहिए, तो हमेशा नो लोड पे ऑपरेट करना चाहिए शंट जनरेटर को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका मन हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।